हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। तो बच्चों, यहाँ एक स्पेशल सेशन की सीरीज जो हमारी चल रही है, जिस पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं ताकि उस टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो ऐसे ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस है, चाहे वो भी डीआरडीओ एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो, जिसमें हीट ट्रांसफर के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं जब भी कभी आते हैं। तो उस कंसेप्ट को समझते हैं। आइए एक सिंगल शॉट में इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो वो टॉपिक है बच्चों हमारा हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर। तो अगले 15-20 मिनट में आपको सारा का सारा टॉपिक जो है ये क्लियर होने वाला है कि हीट एक्सचेंजर से अगर कुछ पूछा जाना भी है तो वो क्या है। तो जब भी हम हीट एक्सचेंजर की बात करते हैं बच्चों, हीट एक्सचेंजर नाम से ही जैसे क्लियर है, एक्सचेंज ऑफ हीट। तो सिंपल है कि इट इज अ डिवाइस, एक डिवाइस कह लो आप या एक सिस्टम कह लो, जिसमें हम क्या करते हैं, हॉट और कोल्ड फ्लूइड के बीच में हीट को एक्सचेंज करते हैं। यूज्ड टू एक्सचेंज हीट बिटवीन, यूज्ड टू exchange heat between hot and cold fluid, है ना। हॉट और कोल्ड फ्लूइड के बीच में हीट को एक्सचेंज करता है। तो अगर मैं सिंपल बोलूं तो कोई एक ऐसा सिस्टम जहां पे हमारा मान लीजिए हॉट फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है और वहीं हम लोग जो है इसी के साथ कोल्ड फ्लूइड को भी फ्लो करा दें। अब वो आपकी मर्जी है, वो अलग अलग टाइप है कि हम इस डायरेक्शन में फ्लो कराएं या किस डायरेक्शन में कराएं। तो मान लीजिए कोल्ड फ्लूइड को फ्लो करा दें तो ऑब्वियस ही बात है, आपको जैसे कि नाम से ही क्लियर है हॉट एंड कोल्ड, तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है कि हीट जो है क्या होगा। हीट जो है वो हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ ऑटोमेटिकली फ्लो करेगी, है ना। थर्मल का लॉ है, समझ आ रही बात। तो हॉट फ्लूइड से हीट जो है वो कोल्ड फ्लूइड की तरफ ऑटोमेटिकली फ्लो करेगी और दिस इज एक्सचेंज ऑफ हीट। तो इसी एक्सचेंज ऑफ हीट की डिवाइस जो ये करता है उसको हम हीट एक्सचेंजर बोल देते हैं। अब ये हीट एक्सचेंजर सिंपली देखा जाए तो यही है, लेकिन अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, मतलब कुछ अलग अलग टाइप के, जैसे कि जरूरी नहीं है हीट एक्सचेंजर में हर जगह फेज चेंज हो, लेकिन कुछ फेज चेंज करने वाले भी होते हैं जिनको हम, अगर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है हीट लेने के बाद, तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इवेपोरेटर, है ना। बॉयलर, इवेपोरेटर। और ऐसे ही कोई लिक्विड अगर वेपर अगर हीट निकाल के लिक्विड बन जा रहा है तो वो कंडेंसर कहलाएगा। तो एक तरह से इवेपोरेटर और कंडेंसर भी एक तरह के हीट एक्सचेंजर ही कहलाते हैं बच्चों, पर वो भी एक वन ऑफ द टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ये बेसिक बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें किसी को, है ना। अब ऐसे में ही बच्चों जो सबसे पहली बात हमें समझनी होती है वो ये होता है कि जब भी हम कोई हीट आपस में एक्सचेंज करते हैं, जब भी, तो उसमें अब याद रखिए ये सारे एग्जाम्पल हो गए हीट एक्सचेंजर के। अगर मैं एग्जाम्पल बोल लूँ तो सारे, चाहे आप जो भी पढ़ते हैं, आप एग्जाम में पढ़ते इकोनोमाइजर पढ़ते हैं आप, है ना, आप इकोनोमाइजर पढ़ते हैं, आप जनरेटर पढ़ते हैं, ठीक है ना, हीट जनरेटर बोल देते हैं, आप वाटर कूलर पढ़ते हैं, वाटर कूलर, ये सब एक तरह के क्या है, हीट एक्सचेंजर ही है। आप जो है वो कूलिंग टावर पढ़ते हैं, कूलिंग टावर, आप कंडेंसर पढ़ते हैं, ठीक है, आप इवेपोरेटर पढ़ते हैं, हीट जनरेटर ही हुए। ये सब क्या है, एक तरह के हीट एक्सचेंजर ही है। देयर आर लॉट्स ऑफ डिवाइस, जो भी हम जहाँ पे भी हम हीट को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं वो सब हीट एक्सचेंजर ही कहलाएंगे। क्लियर है। अब बात आती है कि वर्किंग प्रिंसिपल हीट एक्सचेंजर का क्या होता है। ठीक है, जब किसी एक साइड से दूसरी साइड हीट जाती है तो किस चीज़ को हम लोग जो है वो मेनली बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने का सिंपल यही है बच्चों कि अगर हम सिंपली देखें तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या यूज़ होती है, ये सिंपल, क्योंकि इस पे भी न्यूमेरिकल जो है वो आपके पास आते हैं, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो एनर्जी बैलेंस अगर आप करते हो यहाँ पे तो सिंपल सा फंडा क्या होता है बच्चों, सिंपल सा फंडा ये होता है, अगर मैं एक बेसिक फंडे की बात करूं तो मान लीजिए कोई हॉट फ्लूइड है, उसका स्टार्टिंग टेम्परेचर जो है वो THI है, इनलेट टेम्परेचर, ठीक है, और जब वो एग्जिट हो रहा है उसका THE है। ऐसे ही कोई कोल्ड फ्लूइड है, उसका इनलेट टेम्परेचर TCI है और जो एग्जिट हो रहा है वो TCE है, मान लेते हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन लिखता हूँ बच्चों तो सिंपल होती है कि एंथैल्पी डिक्रीज इन एंथैल्पी, बल्कि इसे रेट ऑफ एंथैल्पी बोलते हैं, रेट ऑफ
एंथैल्पी डिक्रीज इन, किस पे डिक्रीज होगी, किसकी कम हो रही है, हॉट फ्लूइड की, डिक्रीज इन हॉट फ्लूइड, क्योंकि हॉट फ्लूइड ठंडा हो रहा है ना अपनी हीट दे के, और गर्म कौन हो रहा है, कोल्ड फ्लूइड। तो रेट ऑफ इक्वल टू रेट ऑफ एंथैल्पी इंक्रीज इन, है ना, इंक्रीज इन कोल्ड फ्लूइड, समझ रहे ना। तो इसने इसको हीट दी तो इसकी एंथैल्पी घट रही है, इसकी एंथैल्पी बढ़ रही है। तो एंथैल्पी मतलब क्या होता है, डेल्टा एच, डेल्टा एच है ना, और डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच एंथैल्पी को हम क्या लिखते हैं, एम सी पी डी टी, याद है आपको थर्मल में, डेल्टा एच को हम लोग क्या लिखते हैं, डी एच को हम लोग लिखते हैं एम सी पी डी टी। तो डायरेक्ट बच्चों हम लोग एम सी पी डी टी की फॉर्म में लिखते हैं एम डॉट एच मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, एच मतलब हॉट फ्लूइड, सी पी एच स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर ऑफ हॉट फ्लूइड, ठीक है, टी एच आई माइनस टी एच ई, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस हॉट फ्लूइड का, इज इक्वल्स टू एम डॉट सी कोल्ड फ्लूइड, सी पी सी। अब यहाँ पे टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा भाई, हीट लेने के बाद टी सी बड़ा हो जाएगा, तो टी सी ई माइनस टी सी आई, सिंपल। तो दिस इज द इक्वेशन बच्चों, ये हमारी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन होती है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों, कोई एक टेम्परेचर नहीं दिया होता या कोई एक चीज़ नहीं दी होती है, उसके हिसाब से हमें जो है वो इक्वेशंस को बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, दिस इज द हीट एक्सचेंज बिटवीन द फ्लूइड्स, हीट एक्सचेंज बिटवीन द फ्लूइड्स मतलब अगर आप हीट निकाल भी रहे हैं तो इनमें से कोई एक पैरामीटर निकाल दिया, ये या ये, ठीक है ना, हीट एक्सचेंज बिटवीन फ्लूइड्स, तो इनमें से कोई एक पैरामीटर निकाल दीजिए, हीट आ जाएगी आपके ऑटोमेटिकली। समझ में आई बच्चों बात, बताइए, क्लियर हुई ये बेसिक सी बात, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों हमारे अगले पार्ट की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद आता है वो है टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर, टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर आपके कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आए हैं थ्योरेटिकली आपके पास, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। एक होते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप, वैसे तीन टाइप होते हैं बट एक एक करके समझें, तो एक होते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, दूसरा होता है डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप, डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप हीट एक्सचेंजर, इनके मतलब समझने बहुत जरूरी है बच्चों। और थर्ड होता है रीजनरेटिव और स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर, रीजनरेटिव और स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहले वॉइस क्लियर आ रही है मेरी, ठीक है, ठीक है, आ रही है ना, कई बार ऐसा होता है ना सेशन रिकॉर्ड होता है लेकिन वॉइस ही नहीं होती, ठीक है। तो डायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर कौन सा होता है बच्चों, अब इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप का सीधा सीधा अर्थ है बच्चों, देखो नाम से क्लियर है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, मतलब फ्लूइड जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है। तो बोथ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, मतलब फिजिकल मिक्सअप, फिजिकल मिक्सअप ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड, शॉर्ट में लिखूंगा हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड। हॉट और कोल्ड फ्लूइड जो है वो डायरेक्टली आपस में मिक्सअप हो रहे हैं और आपस में हीट एक्सचेंज कर रहे हैं। इसका एग्जांपल बताओ कोई, अब ये पेपर में एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है। कूलिंग टावर, कूलिंग टावर जो है उसमें लिक्विड और एयर जो है वो आपस में डायरेक्ट मिक्स होती है, हॉट एयर एंड कोल्ड वाटर, हॉट एयर एंड कोल्ड वाटर जो है वो आपस में डायरेक्ट मिक्सअप होता है बच्चों, दैट इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तीसरा एक और एग्जांपल जेट कंडेंसर, पेपर में पूछ सकता है जेट कंडेंसर की, बताइए इसमें से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप कौन से हैं। ठीक है, जेट कंडेंसर में क्या होता है, स्टीम और कोल्ड वाटर, स्टीम, हॉट स्टीम एंड कोल्ड वाटर, हॉट स्टीम एंड कोल्ड वाटर जो है वो भी आपस में मिक्सअप होते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप।
ठीक है। इनमें जो भी लिक्विड होगा वो डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, तो इनका अलग तरह से यूज़ है, हर जगह यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि हर जगह हमारे फ्लूइड अलग अलग होते हैं। जैसे हम कोई भी साइकिल पढ़ते हैं उसमें देखते हैं हम कि पाइप के थ्रू फ्लूइड, और अब स्टीम है, स्टीम को अगर किसी के साथ मिला देंगे तो स्टीम किसी काम की नहीं रहेगी ना, वो तो डायरेक्ट नहीं मिला सकते कई हर जगह। तो इसीलिए जहाँ डायरेक्ट नहीं मिला सकते बच्चों, वहाँ हमारे पास आता है सेकेंड टाइप, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप। डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप, और डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप जो है उसमें हमारा कोई भी मिक्सिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नो फिजिकल मिक्सिंग, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है, नो फिजिकल मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स, ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स। हॉट और कोल्ड फ्लूइड्स का कोई आपस में डायरेक्ट मिक्सअप नहीं होता है बच्चों, ठीक है ना। आपका अलग अलग जो है वो सेपरेट सेपरेट पाइप में रहेंगे, ठीक है ना। सेपरेट पाइप्स आर यूज्ड, तो फिर हीट कैसे ट्रांसफर होगा, तो हीट इज ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर थ्रू वॉल ऑफ पाइप, वॉल ऑफ पाइप, जो पाइप की वॉल होगी उससे हीट ट्रांसफर होगी। तो जरूरी नहीं कि अलग अलग पाइप में होना है, ये ऐसा हो सकता है कि कोई एक पाइप है, मान लीजिए उसमें हॉट फ्लूइड जा रहा है और इसके चारों तरफ जो है वो कोल्ड फ्लूइड है, या उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग कि हॉट फ्लूइड चारों तरफ है और कोल्ड फ्लूइड, तो यहां जो है वो इसके चारों तरफ जो है वो हमारा मान लीजिए कोल्ड फ्लूइड है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि कोल्ड फ्लूइड यहां से फ्लो कर रहा हो और हॉट फ्लूइड जो है वो यहां से फ्लो कर रहा हो, तो ऐसे में हीट एक्सचेंज होती है लेकिन कांटेक्ट नहीं हो रहा है डायरेक्ट, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, तो ठीक है ना। तो इसके जो पाइप की वॉल है उसको डायथर्मिक वॉल कहते हैं बच्चों, जो हीट ट्रांसफर करने देती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, डायथर्मिक वॉल कहते हैं, जो हीट ट्रांसफर करने देती है। तो ये तो बहुत सारे डिवाइस है बच्चों, ऐसे आप लोग देखोगे तो बहुत सारे डिवाइस है ना, ऐसी वॉल को हम डायथर्मिक वॉल कहते हैं बच्चों। पहले पेपरों में बहुत आया है क्वेश्चन, डायथर्मिक वॉल किसे कहते हैं, जो हीट ट्रांसफर होने देती है, जो कंडक्टिव होती है। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है ना। आपका पास है कंडेंसर है, इवेपोरेटर है, एयर प्रीहीटर है, सरफेस कंडेंसर है, इवेपोरेटर है, एयर प्रीहीटर है, ठीक है ना, एयर प्रीहीटर है, आपका ऑयल कूलर है, ऑयल कूलर है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल जो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप हीट एक्सचेंजर। समझ आ रही बात, क्लियर है। अब ये भी समझ लीजिए रीजनरेटिव टाइप, क्योंकि पेपर में बहुत कम आया है लेकिन आया तो है कि थर्ड रीजनरेटिव टाइप क्या होता है। मैंने बोला ना आपको बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, विद इन 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपका पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो रीजनरेटिव टाइप, और हमने स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर इसे बोला था। अब ये क्या कर रहा है, ये रीजनरेट मतलब अपने अंदर स्टोर कर रहा है किसी तरह से हीट को। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे सिस्टम होते हैं बच्चों जिसमें हम लोग क्या कहते हैं कि कोई एक ऐसा मटेरियल जिससे जब हम हॉट फ्लूइड पास करेंगे तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, स्टोर कर लेगा, फिर हम उससे जब कोल्ड फ्लूइड पास करेंगे तो वो हीट को रिजेक्ट कर देगा, एक्सट्रैक्ट कर देगा, मतलब उसको हीट दे देगा। तो ऐसा हमारा कौन सा होता है, जैसे सेल्यूलोज मटेरियल होता है, सेल्यूलोज मटेरियल, घास फूस जैसा मटेरियल जो होता है ये सेल्यूलोज मटेरियल, इसको हम सेल्यूलोज आपका वो भी कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, हीट एक्सचेंज होती है, ठीक है ना, हीट जो है वो एक्सचेंज होती है। तो मतलब यहाँ पे सेल्यूलोज मटेरियल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम हॉट फ्लूइड एंड रिजेक्ट हीट टू कोल्ड फ्लूइड, कोल्ड फ्लूइड अल्टरनेटिवली, एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ जाएंगे, अल्टरनेटिवली, ठीक है ना। तो ये ऐसा चलता है, इसीलिए इसको तो एक बार एक पास हो जाएगा, उसके बाद दूसरा पास होगा, जो एक पास होगा वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, दूसरा पास होगा हीट को रिजेक्ट कर देगा। समझ में आ रही है बच्चों बात, क्लियर है ना, समझ आ रही बात। तो ऑब्वियस ही बात है, इसके डिसएडवांटेज यही होती है कि कंटिन्यूस फ्लो नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। इसका डिसएडवांटेज यही होता है सबसे बड़ा कि नो कंटिन्यूअस फ्लो, क्योंकि एक बार एक पास होगा, एक बार दूसरा पास होगा। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, टू रिजॉल्व हम सिलेंड्रिकल भी यूज करते हैं, रिजॉल्व हम सिलेंड्रिकल रोटेटिंग,
टाइप यूज करते हैं, रोटेटिंग टाइप। इसी का रोटेटिंग टाइप भी आता है, उसको यूज किया जाता है टू रिजॉल्व, ताकि कंटिन्यूस फ्लो बना रहे। क्लियर है ना? तो ये सिंपल बच्चों इसके टाइप और क्लासिफिकेशन है, जिसपे आपको बहुत ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। बताइए, इतनी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन किसी को? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, अब यहाँ पे शुरू होता है बच्चों हीट एक्सचेंजर की कैलकुलेशन और कहानी। अब याद रखिए, आपके कोर्स वर्क में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का हीट एक्सचेंजर आपको पढ़ना है, वो है आपका डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप। ठीक है ना? स्टडी जो आपको करनी है वो सिर्फ और सिर्फ करनी है डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप की, क्योंकि आपने देखा सारे डिवाइसेस, इवेपोरेटर, एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर, सब उसी पे बेस्ड हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी को पढ़ना है बस। क्लियर है? तो इसमें बच्चों आपका सबसे पहले टाइप हीट एक्सचेंजर आते हैं। मेनली आपको दो टाइप याद रखने हैं, पैरेलल फ्लो टाइप हीट एक्सचेंजर, है ना, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, और एक काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। अब इसी में एक तीसरा टाइप भी होता है, आप लिख सकते हैं क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर, क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। ठीक है, पर मेनली स्टडी करिएगा पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो की। ठीक है ना? पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो की मेन आपको स्टडी करनी है। क्लियर है? ठीक है ना? ठीक। अब पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो की बात आए तो शॉर्ट में सिंपल तरीके से बताऊं बच्चों आपको, याद रखिए दो टाइप के हमने बोले पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। अब मैं एक कंपैरिजन बताऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, दूसरा हमने बोला काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ठीक। नाउ पैरेलल फ्लो वो होते हैं जहां हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड सेम डायरेक्शन फ्लो करता है। हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड फ्लो इन सेम डायरेक्शन। ठीक है? हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो एक इनका फ्लो डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो पता होना चाहिए, सारी कैलकुलेशन उसी डायग्राम पे बेस्ड होती है। वो कुछ ऐसे, जब हम पैरेलल फ्लो बोलेंगे तो मान लीजिए हमारा हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर THI है स्टार्टिंग में, और हमारा कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर जो है वो, भाई एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना है तो यहीं से स्टार्ट करेगा, TCI है। ठीक है? ये हॉट फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर है, कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर है। तो हुआ क्या, हॉट फ्लूइड ठंडा होके यहां पहुंच गया, कोल्ड फ्लूइड हीट देते देते गर्म होके यहां पहुंच गया। तो अब जो है वो ये है T हॉट फ्लूइड का एग्जिट टेम्परेचर, ये है कोल्ड फ्लूइड का एग्जिट टेम्परेचर, कुछ इस तरह से। ठीक है? देख रहे हो? और ये है हमारी पैरेलल फ्लो डायरेक्शन, इसे बोलते हैं हम पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। ठीक है? इधर अगर हम बोलें काउंटर फ्लो, तो काउंटर फ्लो में उल्टा होगा। मान लीजिए हॉट का टेम्परेचर THI है, ठीक है ना, तो कोल्ड का टेम्परेचर यहां होगा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट होना ना, TCI। ठीक है? ठीक। अब यहां से THI ठंडा होते होते, मतलब यहां पे THE तक पहुंच जाएगा, और TCI हीट देते देते गर्म होते होते TCE तक पहुंच जाएगा। अब ये इससे ऊपर रहता है, नीचे रहता है, इस पर काफ़ी डिपेंड होता है, लेकिन याद रखिए ये इसे नीचे रखिएगा। ऊपर रखेंगे तो फिर थोड़ा सा अलग चीज़ें हो जाती हैं, बट अभी फिलहाल इसको याद रखिए इसके नीचे। तो अब ये इधर एरो जा रहा है, ये इधर, तो ये हो गया काउंटर फ्लो, ये हो गया पैरेलल फ्लो। समझ में आ रहा है? ठीक है? अब एक सिंपल सी चीज़ जो यहाँ पे पूछ सकता है आपसे, वैसे तो कई सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करने को यहाँ पे, लेकिन जो सबसे सिंपल चीज़ है वो है आपको मीन टेम्परेचर। आपसे पूछेगा कि इन दोनों में मीन टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर डिफरेंस, वो किसका ज़्यादा रहता है, किसका कम रहता है बच्चों। तो सबसे पहले बेसिक याद रखिए, मीन टेम्परेचर को हम डेल्टा TM से दिखाते हैं। तो पैरेलल फ्लो का जो डेल्टा TM है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डेल्टा TM ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का। ठीक है?
अब ऐसे में याद रखिए इरिवर्सिबिलिटी जो होती है वो पैरेलल फ्लो की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबिलिटी ऑफ काउंटर फ्लो। ठीक है, ऐसे में एफिशिएंसी ऑफ पैरेलल फ्लो जो है वो कम हो जाती है। भाई इरिवर्सिबिलिटी ज़्यादा होगी तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू एफिशिएंसी ऑफ काउंटर फ्लो। ये कंपैरिजन सीधा सीधा एमसीक्यू है बच्चे, जो आपको बहुत हेल्प करता है। मैंने डायरेक्ट लिखा है तो कि इसको डायरेक्ट ही आपको पढ़ना है, इट विल हेल्प यू डायरेक्टली। अब डेल्टा टी एम क्या होता है क्या नहीं अभी निकालेंगे, कैसे निकालते हैं उसको भी देखेंगे हम लोग। क्लियर है नाउ। अब देखिए, अब ये डेल्टा टी एम जो मीन टेम्परेचर डिफरेंस हमने बोला, इसको एक्चुअली में बोलते हैं हम लोग लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस बच्चों, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड LMTD। LMTD से बोलते हैं लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। यही है पेपर में जो सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। ये होता क्या है बच्चों, इसकी कैलकुलेशन डेल्टा टी एम अगर आप निकाल रहे हैं तो वो कहता है कि इनलेट में जो भी टेम्परेचर है उसका डिफरेंस माइनस एग्जिट में जो भी टेम्परेचर है उसका डिफरेंस, ठीक है, अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ डेल्टा टी आई अपॉन डेल्टा टी ई, मतलब इन्हीं का टेम्परेचर डिफरेंस का रेशियो, नेचुरल लॉग। ठीक है, समझ आ रही बात। दैट इज द ओनली फॉर्मूला। अब आपको पता होना चाहिए डेल्टा टी आई डेल्टा टी क्या होता है। मैं बता दूं आपको, अगर मान लीजिए आपका पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है तो ये कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है अगर आपका तो ये है THI, ये है THE, ये है TCI, ये है TCE। ठीक है, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। अगर हम बात करें काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का डायग्राम क्या होगा, कुछ ऐसा। ये होगा THI, ये है THE, TCI, TCE। अब याद रखिए बच्चों, डेल्टा TI डेल्टा TE होता क्या है, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो डेल्टा TI होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा TE होगा। सेम ऐसे ही इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो डेल्टा TI होगा इसके लिए, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा TE होगा इसके लिए। सिंपल। तो अलग अलग होता है। तो फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर डेल्टा TI जो निकालते हैं आप वो THI माइनस TCI होता है। डेल्टा TE जो निकालते हो आप वो THE माइनस TCE होता है। फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा TI जो है आपका THI माइनस TCE होता है। डेल्टा TE इज इक्वल टू THE माइनस TCEI होता है। ठीक है ना, तो दोनों के लिए अलग अलग है बच्चों। याद रखिए एक केस इसमें यह भी आता है, अगर हमारा किसी केस में डेल्टा TI और डेल्टा TE इक्वल हो जाए तो ऑटोमेटिक देखो ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो 0/0 की फॉर्म बनेगी। तो ऐसे केस में वो पूछता है बताओ ये डेल्टा TM क्या होगा। तो याद रखिए ऐसे केस में डेल्टा TI ही या डेल्टा TE ही दोनों इक्वल ही है, यही डेल्टा TM होगा। मतलब इन्हीं का डिफरेंस जो है वो डेल्टा TM कहलाएगा, इन्हीं का ही डिफरेंस जो है वो डेल्टा TM कहलाता है। बताइए क्लियर है, समझ में आ गई बात। ठीक है ना, तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, थर्ड चीज याद रखिए बच्चों, हमने थर्ड की बात करी थी क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ना जरूरी है। क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर किस तरह के होते हैं। क्रॉस फ्लो होते हैं जिसमें फ्लूइड हमारा फ्लो तो कर रहा है, एक तो था पैरेलल और एक था एक दूसरे के अपोजिट, एक होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है ना, समझ आ रही बात। व्हेन फ्लो इज नॉट पैरेलल टू ईच अदर, जब फ्लो जो है हमारा एक दूसरे के पैरेलल नहीं है लेकिन क्या है, परपेंडिकुलर है, एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है ना, व्हेन फ्लो ऑफ फ्लूइड
crossed each other but not parallel। ये कुछ ऐसा होगा कि मान लीजिए हीट एक्सचेंजर है, एक फ्लूइड ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो एक फ्लूइड जो है वो इसके अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर टाइप आ रहा है क्रॉस करके ऐसे। दिस इज क्रॉस फ्लो। इसको बच्चों हम लोग क्रॉस फ्लो बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी एक होता है शेल एंड ट्यूब कंडेंसर। आपने देखा होगा, बॉयलर्स में भी पढ़ा है हम लोगों ने, और टाइप्स ऑफ कंडेंसर में भी पढ़ा होगा। शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, शेल एंड ट्यूब कंडेंसर अगर आप देखोगे तो वो इसका एक एग्जाम्पल नजर आता है क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर का। समझ में आ रही बात? क्लियर है? नाउ अब याद रखिए, डायग्राम वाइज हम समझ गए, बेसिक इक्वेशंस हम समझ गए बच्चों, पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, एफिशिएंसी हम समझ गए, इरिवर्सिबिलिटी हम समझ गए, यहाँ तक कहानी सबको समझ में आ गई। नाउ अब यहाँ पे हीट एक्सचेंजर की थोड़ी कैलकुलेशन, जैसे मैंने एलएमटीडी आपको बताया, ऐसे ही थोड़ी सी और कैलकुलेशन आपको समझनी चाहिए कि और क्या क्या इसमें चीज़ें मेन होती है। तो एलएमटीडी तो मैंने आपको समझा दिया, वो आपके समझ में आ गया। दोनों के लिए पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं, डिफरेंस भी दोनों मैंने बता दिए, जहाँ पे वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पूछा गया जो मैंने यहाँ लिखा है डेल्टा टी एम। सबसे ज़्यादा आपको जान के वो टेम्परेचर ऐसे देगा ताकि आप जो डिफरेंस निकालोगे तो ये दोनों डिफरेंस सेम आएंगे। तो जब सेम आएंगे तो आप सीधा सीधा इन दोनों में से डिफरेंस जो भी आया था वही आंसर होगा। ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस जो भी आया था वही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है ना। और कभी भी आपको पूछा जाता है तो आप हमेशा ये याद रखिए कि इन जनरल कहीं भी पूछा जाए तो याद रखिएगा फॉर सेम इनलेट, अगर कहीं पर हमारा सेम इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर है, सेम इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड, कहीं पर भी हॉट और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर, इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर सेम है, तो याद रखिए डेल्टा टी एम उस केस में काउंटर फ्लो का हमेशा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू डेल्टा टी एम ऑफ क्रॉस फ्लो एज कंपेयर टू डेल्टा टी एम ऑफ पैरेलल फ्लो। ठीक है ना, ये पेपर में आ चुका है कई बार कि मीन टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है, ये इस तरह से बहुत बार पूछ चुका है बच्चों। समझ में आई बात? ठीक है ना, बहुत बार पूछ चुका है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा कभी भी। और याद रखिए ठीक है, याद रखिए एक और फंडा इसमें ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। एक्सेप्शनल केसेस कुछ होते हैं, जैसे कि एक्सेप्शनल केसेस याद रखिए, जैसे कि जब फेज चेंज होता है, व्हेन वन फ्लूइड चेंजेस इट्स फेज, जब कोई एक फ्लूइड अपने फेज चेंज करता है। एग्जाम्पल बता दीजिए, एग्जाम्पल इवेपोरेटर। इवेपोरेटर में ऐसा होता है, वेपर जो है वो लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है ना। कंडेंसर में ऐसा होता है, हीट निकलने के बाद वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना। तो जब कोई भी एक फ्लूइड अपना फेज चेंज करता है बच्चों, जब कोई भी एक लिक्विड फ्लूइड अपना फेज चेंज करता है, तो याद रखिए उस केस में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो है वो डेल्टा टी एम, चाहे वो पैरेलल फ्लो हो चाहे वो काउंटर फ्लो हो, दैट विल रिमेन सेम। ठीक है ना, ये ऐसा ही पूछा जाता है आपसे स्टेटमेंट क्वेश्चन में, तो तब ध्यान रखिए उस केस में डेल्टा टी एम ऑफ पैरेलल फ्लो इज इक्वल्स टू डेल्टा टी एम ऑफ काउंटर फ्लो। इसका प्रूफ भी मैंने सब पढ़ा रखा है आप लोगों को, बस फिलहाल अभी जो है वो याद रखिए जो चीज़ें बताई जा रही हैं,
क्योंकि ये सीधे सीधे MCQ बेस्ड चीज़ें हैं जो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वही तो रिवाइज करना है आपको, यहाँ प्रूफ थोड़ी ना करना है, यही सब रिवाइज करना है आपको कि फेस चेंज वाला केस होगा तो क्या, ये सब सीधे सीधे पूछे जाएंगे और आपको आंसर करना होगा। क्लियर है? ठीक है। और वो भी मैंने आपको बता दिया डेल्टा, इसको याद रखिए, इसको ऐसा भी बोलते हैं, ये वाला केस जो आता है ना, ये वाला केस को ऐसा ही बोलते हैं, इक्वल हीट कैपेसिटी। जब इक्वल हीट कैपेसिटी होती है तब भी ये केस जो है वो पूछा जाता है आपको, तो तब आंसर यही रहता है आपका, इक्वल हीट कैपेसिटी वाला केसेस में भी ये आंसर आपको पूछा जाता है। क्लियर है? तब भी आपको जो है वो ध्यान रखना है इस कैलकुलेशन, इस चीज़ों का। नाउ अब इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अब इसके बाद जो आता है बच्चों, वो आता है इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस क्या होती है, क्या नहीं होती, हीट एक्सचेंजर को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, क्या लेते हैं, ठीक है ना, उसको समझते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। उससे पहले मैं एक दो चीज़ें और लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा और आसान हो जाए आपको लोग समझना, कि पहले समझिए कैपेसिटी रेट रेशियो क्या होता है। कैपेसिटी रेट रेशियो क्या होता है, इसको समझिएगा। ठीक, इससे बाहर कुछ नहीं है बच्चों, जो भी चीज़ बता रहा हूँ इसको हम सी से डिनोट करते हैं, कैपेसिटी रेट रेशियो बोलते हैं, सी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है, सी का मतलब होता है स्मॉल कैपेसिटी रेट अपॉन स्मॉल कैपेसिटी रेट, कैपेसिटी मतलब हीट कैपेसिटी, अपॉन लार्ज कैपेसिटी रेट। ये इस कैपेसिटी रेट रेशियो का सीधा सीधा अर्थ होता है। मतलब m.Cp इज द कैपेसिटी, तो मिनिमम वैल्यू जो होगी उसकी, मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू, m.Cp मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू, स्मॉल वैल्यू अपॉन लार्ज वैल्यू। ठीक है ना, ये सिंपल इसका अर्थ होता है। अब इस केस में एक चीज़ और क्वेश्चन आता है कि इन केस इफ c इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए, किसी केस में c इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो m.Cp मैक्सिमम क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी। अब ये पूछता है ये किसका केस होता है, याद रखिएगा, इन केस ऑफ इवेपोरेटर और कंडेंसर, यही जो ऊपर वाले केस हैं, एक्सेप्शनल केसेस, इवेपोरेटर एंड कंडेंसर, उसमें ही ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन पेपर में सीधा आएगा, व्हाट इज द कैपेसिटी रेट रेशियो, वैल्यू ऑफ कैपेसिटी रेट रेशियो ऑफ अ इवेपोरेटर, आप बोलोगे 0। कैपेसिटी रेट रेशियो की सी की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि हीट कैपेसिटी मैक्सिमम जो होती है वो इनफाइनाइट तक होती है। तो कैपेसिटी रेशियो की वैल्यू 0 होती है इवेपोरेटर और कंडेंसर के लिए, मतलब उस डिवाइसेस के लिए जहां फेस चेंज हो रहे हैं। समझ रहे ना, सिंपल सी चीज पूछेगा आपसे, बस आपको वही आंसर करना है। नाउ नेक्स्ट आपसे यहां पूछेगा बच्चों, व्हाट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, व्हाट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन हीट एक्सचेंजर में, मतलब पैरेलल और काउंटर फ्लो के एग्जांपल्स और उनके फिगर के बाद सबसे अगला क्वेश्चन जो है वो हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस पूछा जाता है। एप्सिलॉन से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। इसका सीधा सीधा रेशियो होता है बच्चों कि एक्चुअल हीट ट्रांसफर कितना हुआ है एज कंपेयर टू मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता था। सिंपल, एक्चुअल कितना हुआ है एज कंपेयर टू मैक्सिमम पॉसिबल। अब आपको कहीं कैलकुलेट करने को ऐसे नहीं आएगा, तो आप ये मत सोचिए कि मुझे THI THE इन सब से निकालना, नहीं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही पता होना चाहिए इसको कैलकुलेट करने का। डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो सही आंसर निकालोगे, नहीं तो वैसे भी सही नहीं निकालोगे। ठीक है ना, तो याद रखिए इसका सिंपल है एक्चुअल अपॉन मैक्सिमम। अब ये कंडीशन कब बनेगी एक्चुअल अपॉन मैक्सिमम की, तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि क्या केसेस, क्या कंडीशन बनती है। 2 केसेस इसमें होते हैं, तो 2 फॉर्मूले मेनली बनते हैं, वो मैं आपको बता दूं। केस नंबर 1, अगर हमारा हॉट फ्लूइड की कैपेसिटी m.H/Cph ज्यादा है एज कंपेयर टू m.C/Cpc की, एक कंडीशन ये, तो इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला क्या बनता है, TCE माइनस TCI अपॉन THI माइनस TCI।
TCI। सिंपल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिवनेस। ये भी कम ही पूछा जाता है बट ठीक है। केस नंबर 2, अगर हमारा कोल्ड फ्लूइड की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, m.h लेस है m.c अब कोल्ड फ्लूइड की हीट कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, तो इफेक्टिवनेस बन जाएगी बच्चों THI माइनस THE अपॉन THI माइनस TCI। सिंपल, ये सबके मैंने प्रूफ भी करा रखे हैं आपको वैसे तो नोट्स में, पर अभी फ़िलहाल प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल यही याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आपको बस ये देखना है कि कौन सा मिनिमम है। एक वो है जहां कैपेसिटी मिनिमम है कोल्ड फ्लूइड की, एक वो कंडीशन है जहां कोल्ड फ्लूइड मिनिमम है, दिस वन इज मिनिमम। एक वो कंडीशन है जहां हॉट फ्लूइड इज मिनिमम है, ठीक है ना। तो हॉट फ्लूइड की कैपेसिटी मिनिमम है या कोल्ड फ्लूइड की कैपेसिटी मिनिमम है, उसके हिसाब से आप इफेक्टिवनेस कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। तो जनरल केसेस के लिए अगर आप बोलोगे, फॉर जनरल केसेस, अगर हम जनरल केसेस बोलें तो इफेक्टिवनेस जो है जनरली 0.5 से 0.8 के बीच होती है, मतलब 50 to 80%, 0.5 to 0.8 के बीच रहती है हीट एक्सचेंजर्स की, ठीक है ना। तो जनरल केसेस के लिए सिंपल आप ऐसा समझ सकते हैं कि हीट एक्सचेंजर की कैपेसिटी जो है वो यही रहती है। बताइए, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को? नहीं? क्लियर है? ठीक है। नाउ अब यहां पे अगला टर्म आता है बच्चों हमारे पास, व्हाट इज कॉल्ड NTU। देन व्हाट इज कॉल्ड NTU, और यही लास्ट कंसेप्ट है आपका हीट एक्सचेंजर में जो आपको समझना होता है। व्हाट इज कॉल्ड NTU। NTU इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। ये भी इफेक्टिवनेस निकालने का ही मेथड है, ठीक है। इसका सिंपल फॉर्मूला है NTU इज इक्वल्स टू UA अपॉन m.Cp। अब m.Cp जो आता है वो आता है मिनिमम, U जो होता है वो ओवरऑल हीट कोफिशिएंट है, U इज ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, और A जो है वो ओवरऑल एरिया है, ओवरऑल एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर, जितने एरिया से हीट ट्रांसफर हो रहा है, ओवरऑल एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर। क्लियर है? ओवरऑल एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा कभी भी कि हीट और m.Cp हीट कैपेसिटी है बच्चों, है ना। m.Cp क्या है, वो हीट कैपेसिटी है। अब आपसे सिंपल पूछेगा कि NTU मेथड में, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट में अगर आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो m.Cp आप समझ रहे हैं हीट कैपेसिटी। अच्छा, एक चीज़ पूछ सकता है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए, कई बार ध्यान नहीं रहती, आपसे पूछेगा हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी मान ले कभी पूछता है, ऐसे याद आ गया तो मैं लिखा देता हूँ यहीं पर एक बार, क्योंकि पेपर में आया था ESC में शायद ये क्वेश्चन। यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, m.Cp की यूनिट क्या होगी बच्चों, बताओ। m.Cp आपको पता है kg पर सेकेंड, kg पर सेकेंड, और Cp क्या होता है, जूल पर kg केल्विन, है ना, जूल पर kg केल्विन। kg से kg कटा, बताइए, जूल पर केल्विन सेकेंड, जूल पर केल्विन सेकेंड। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो कभी ऐसा कुछ लिखा है तो यू कैन इजीली राइट कि हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। और याद रखिए, इसमें मैंने आपको हीट कैपेसिटी कहाँ बताया था, कैपेसिटी रेट रेशियो जो बताया था, ये भी कभी पूछता है कि इसकी रेंज, तो इसकी रेंज हमेशा 0 से बड़ी और इक्वल और 1 से छोटी और इक्वल होती है। ये भी याद रखिएगा, इसकी रेंज पेपर में आया है, ठीक है ना, पेपर में आया है। और C इज इक्वल टू 0 वाला केस मैंने आपको बता ही दिया कि इवापोरेटर कंडेंसर में ऐसा होता है। लेकिन अगर आपसे कोई इसका उल्टा पूछ दे
कि अगर C1 हो तो क्या होगा, तो ऑब्वियस ही बात है हीट कैपेसिटी इक्वल हो जाएगी, फिर 1 हो गया तो इक्वल हो जाएगी, है ना। तो दैट इज हीट कैपेसिटी इक्वल हीट कैपेसिटी। तो वहाँ पे आंसर आप सीधा टिक कर देंगे, C=1 मतलब इक्वल हीट कैपेसिटी, 0 मतलब इवेपोरेटर कंडेंसर, मतलब मैक्सिमम जो है इन्फिनिटी तक जा सकती है, ठीक है ना। अब याद रखिए इफेक्टिवनेस निकालने के लिए हम NTU मेथड का प्रयोग करते हैं, तो NTU मेथड से भी हम इफेक्टिवनेस डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, उसके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। वैसे तो बड़े फॉर्मूले हैं वो बहुत रेयर कहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसका एक शॉर्टकट मेथड आपको देता हूँ, जो मुझे लगता है कि अगर आया तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना। वो क्या है, लास्ट उसी को समझते हैं बस। नाउ योर यूनिट इज ओवर, चैप्टर इज ओवर, सिंपल। देखिए इफेक्टिवनेस जो है वो आपका फंक्शन ऑफ NTU है, NTU है, और हीट कैपेसिटी रेशियो, कैपेसिटी रेट रेशियो है, ठीक है, फंक्शन C। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली में वो होता है एक्सचेंजर के हिसाब से। जैसे पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर अगर है तो फॉर्मूला क्या होगा, जो मैं फॉर्मूला अभी लिख रहा हूं ना ये बहुत कम पेपरों में आया है, बहुत कम, तो इसका चांसेस नहीं है आपके पेपर में पूछे जाने का, तो मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं -1 + C NTU। क्या पूछा जाने का चांसेस है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, 1 + C NTU, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दो आप, ठीक है, अपॉन 1 + C। अब अगर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, तो याद रखिए इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला होगा, ये बड़ा फॉर्मूला होता है 1 - E, नहीं याद रहता है जनरली किसी को, -1 - C NTU अपॉन 1 - C E-, देखो नहीं याद रहेगा ये, बस मैं लिख दे रहा हूं, इसलिए मैं कह भी नहीं रहा हूं कि याद करो, ठीक है। नाउ अब समझो याद क्या करना है, याद ये करना है आपको कि अगर आपसे इन दोनों केस में एक चीज पूछेगा कि अगर C 0 है तो क्या, और अगर C 1 है तो क्या। C 0 मतलब वही फेज चेंज वाला केस, बस ये फॉर्मूला, उसमें भी इस वाले का फॉर्मूला काउंटर फ्लो का ये वाला। अब ये पैरेलल फ्लो के लिए है और काउंटर फ्लो के लिए, सिंपल, मैंने पढ़ाया भी इसी तरह से, टेबल बना के था आप लोगों को, तो आपको याद हो तो ये बस सिंपल। देखो अगर C 0 है तो इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला सिंपल हो जाता है 1 - E⁻ NTU, पुट करके देख लो C को 0, ये बन जाएगा। अगर हमारा C 0 है तो काउंटर फ्लो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 - E - NTU, इक्वल है, देखो देख लो ना आप दोनों में, C 0 हो गया तो ये और ये सेम हो गया, ठीक है। अगर हमारा C 1 है तो पैरेलल फ्लो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 - E - 2 NTU अपॉन 2। अगर हमारा 1 यहां पुट करोगे तो फिटनेस क्या बन जाएगा, बस दिस इज दी फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ ये वाला है। अगर C = 1 है मतलब इक्वल हीट कैपेसिटी है, तो उस केस में काउंटर फ्लो का इफेक्टिवनेस जो है वो क्या हो जाता है। अगर C 1 है तो यहाँ पे बच्चों 0/0 की फॉर्म बनती है, जिसको एल हॉस्पिटल रूल से हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके आता है NTU अपॉन 1 + NTU, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करके आता है, ये मत सोचेगा कि सर यहाँ से कैसे आ गया ये E⁻0 हो जाएगा, जो बन जाएगा 1 - 1 तो दैट इज 0/0, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ये निकल के आएगा। तो यही है पेपर में आपकी जो सबसे ज़्यादा है, आपको NTU की वैल्यू दे देगा या इससे निकालनी पड़ेगी, निकालने को नहीं आता जनरली, टाइम लगता है, दे देगा, बोलेगा इतना नंबर ऑफ ट्रांसमिट है, बताइए इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर क्या होगा। अब आपको बताना है सिंपल, जो भी NTU की वैल्यू की दिस अपॉन 1 + दिस, खत्म, आंसर सीधा आंसर आता है बच्चों। यही पेपर में मात्र पूछा जाता है और कुछ भी नहीं। अभी तक जितने भी फॉर्मूले हैं लिखे मैंने, उनमें सिर्फ यही वाला पूछा गया है, बस ये याद रखिए आपको, और कुछ भी नहीं। तो जरूरी नहीं है ये सब याद रखना है, सिर्फ इसको याद रखना है जो मैंने अलग से हाईलाइट करके इसलिए दिया है। लेकिन क्या है कि बताने सारे ही पड़ते हैं। अब मैं काउंटर फ्लो बताऊंगा, आप बोलोगे सर पैरेलल फ्लो क्यों नहीं बताया, है ना। C की वाला 1 वाला बताऊंगा, आपको सर C की और 0 वाला क्यों नहीं बताया, तो इसलिए सारे आपको ध्यान रखने हैं ये कोई भी। तो ये था बच्चों डायरेक्टली हीट एक्सचेंजर में क्या क्या चीज़ें पढ़ के जा सकते हैं, इसको सीधा हम यूज़ कर सकते हैं,
बस इतना ही करना है बच्चों, और आप डायरेक्टली जो है वो कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। ऐसे ही छोटे छोटे टिपिकल टॉपिक्स को मैं सारे आपके क्लियर कर दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए तब तक मेक इट इजी के साथ।